अच्छा जी स्टार्ट करें। माय नेम इज़ शरियार और बाय प्रोफेशन आई एम आल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिजनेस लॉ मैंने फर्स्ट टाइम 2009 में स्टार्ट किया था पढ़ाना और बीच में कुछ मैं आउटसाइड कंट्री चला गया था। देन उसके बाद ये कि फॉर्मली दोबारा से मैंने फिर लास्ट टाइम में पूरा बैच यहाँ पे कंडक्ट किया था। ठीक है, थोड़ा सा पहले कोर्स के हमारा जो सब्जेक्ट है इसको मैप कर लेते हैं कि हमारा कोर्स है क्या इस बिजनेस लॉ का। ठीक है, और जिसको लिखना है वो लिख भी ले। पेपर का नंबर क्या है भाई? कैफ 4। अच्छा, ये हमारी जो नई एजुकेशन स्कीम आई है उसके अंदर पहले पुराने उसमें ये होता था कि 50 मार्क्स फॉर द बिजनेस लॉ और 50 मार्क्स फॉर कंपनी लॉ। तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ये शोर आ रहा है। अब ये पूरे का पूरा पेपर बिजनेस लॉ का 100 मार्क्स का हो गया है और 100 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ हो गया है, दैट इज कैफ 7। ठीक है, तो अब इसके अंदर कैफ 4 के अंदर जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो क्या है? कैफ 4 के अंदर हमारे पास एक जो टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, इसकी वेटेज कितनी है? किसी को आइडिया देख के आए? कोई सिलेबस लिखना है लिख लो, काम आएगा। 50 मार्क्स इज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लॉ और ये आपका मेजर पोर्शन ऑफ द कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशन हैं। पहला एक आपका बेसिक एलिमेंट्स है और दूसरी उसकी एप्लीकेशन है। यहां तक क्लियर हो भाई? तो ये आपका बेसिक एलिमेंट हो गया और ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। तो ये आपके 50 मार्क्स यहां से आते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। ये भी आपका कोई 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे आता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड उसके बाद फिर अदर लॉस और लीगल सिस्टम। इसको लिख इसलिए लो क्योंकि हमारी जो पूरा सिलेबस चलेगा, टीचिंग सिलेबस चलेगा, वो इसी पैटर्न पे चल रहा होगा। वी फर्स्ट हैव टू फिनिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, देन पार्टनरशिप, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अदर लॉ एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, तो अब कितने बचे भाई मार्क्स? अगर 70 ही हो गए तो समझ लो आपका 25 से 30 मार्क्स आपके यहाँ बन जाते हैं। सही है, तो आपका अगर एग्जाम फोकस बात की जाए तो भाई इस एरिया को तो समझ लो आपने बिल्कुल सीमेंट कर देना है। इस पे अगर आपने कोई भी सिलेक्टिव स्टडी की बात की, सिर्फ रट्टे लगाए, समझा नहीं, आपको सबसे ज़्यादा मसला आएगा इधर एंड देन इधर। ठीक है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने सिलेबस की, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझ जानी चाहिए। दूसरी एक और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारा पेपर है उसका एक जो रिकमेंडेड मार्क्स की ग्रेड है वो कैसी है। आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 15 मार्क्स के आपके क्या है? एमसीक्यूज हैं। 35 टू 40 मार्क्स की और रिमेनिंग कितने बचे आपके? 45 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो आएंगे। और इस तरह से आपके ये 100 मार्क्स बनेंगे। आज पहली क्लास है भाई, ये चीज़ें समझ लो ताकि जब हम कोर्स पढ़े हो तो आपकी एक कनेक्टिविटी हो कि हम किस चीज़ को कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, आप पेपर की स्ट्रेटेजी पहले दिन मैं ज़रूर बताता हूँ ताकि हम उसको बार बार रीएम्फसाइज करते रहें। मैंने पिछले सेशन के अंदर भी बताया था कि हमारा टारगेट ये है कि भाई यहाँ पे हमने 8 से 10 मार्क्स निकालने, इसमें आपने 25 से 30 मार्क्स निकालने। कितने बचे ये नीचे?
पेपर कितने में पास होता है? ये तो पता है ना, ये पता है। तो 50 पे होता है, लेकिन हमारा टारगेट होगा 60। कितना होगा भाई? क्यों होगा? इसलिए होगा कि भाई अगर आप कहीं पे भटक गए तो आपके पास 10 नंबर का, जैसे खान साहब फंसे हुए ना आजकल, 172 के नंबर पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो वो अच्छा अपोजिशन चक्कर में है कि हमने 172 पूरा नहीं करना, कितना करना है? 180, 185, 200 पे जाए। क्यों? कि अगर बीच में कोई भी पार्टी इधर से उधर हो गई तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अबे कहाँ से हो जाएगा यार, ठीक है ना। तुम्हारा 172 इज अ मैजिक नंबर। अगर 172 जिसके पास है वो पार्लियामेंट को रन करेगा। अब अगर फर्ज कर लो अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल 172 को प्लान करके चले, होगा क्या? एक आध भी बंदा निकल गया आपके हाथ से तो आपकी करारदाद जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 172 अचीव करना है, लेकिन आपकी जो कोशिश है वो कितने लोगों के लिए? एटलीस्ट 185, ताकि एक पार्टी भी इधर से उधर हो, एक ग्रुप भी इधर से उधर हो तो दूसरा उसको कवर करने के लिए तैयार है। नंबर 2, बार्गेनिंग पावर दे दो, ठीक है। तो भाई तुम्हारी तो पार्लियामेंट यही है ना 20 वक्त, तो यहाँ पे पेपर तुमने पास करना है। अगर तुमने यहाँ से 35 नंबर निकाल लिए तो बेसिकली तुम यहाँ पे 15 से लेके 30 नंबर तक को टारगेट कर रहे होगे। क्या ये मुश्किल है 45 में से 15 नंबर लेना? मुश्किल तो देखो वही बात है, मुश्किल तो फिर सभी कुछ मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई आपका पेपर, अगर आपको स्ट्रेटेजी पता होगी, जिस वक्त तुम एग्जाम में जा रहे हो आपको स्ट्रेटेजी पता होगी, आपको पता होगा कि हमने कहाँ फोकस करना है, यू विल प्रिपेयर वेल, यू विल डिलीवर वेल, और इंशाल्लाह जब आप ये पेपर दोगे 6 महीने बाद तो आपका रिजल्ट भी इंशाल्लाह बेहतर आएगा, ठीक है। गारंटी किसी के पास नहीं होती है क्योंकि आईकेप का पेपर है, बट अगेन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, और इस तरह प्रिपरेशन करो कि भाई अगर कराची में 4 बच्चा ही पास होता है तो मैं एक में उसमें मैं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो बात बनेगी आगे, ठीक है ना। इसको लिखना है तो लिख लो। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। कोई क्वेश्चन? यार पानी मिल जाएगा, ये पता नहीं किसका रखा हुआ है, पीछे पास हो दो। ऑनलाइन वाले लोग, इनके पास पेपर है, नोट्स हैं आपके पास? एक मिनट, ताहिर यार वो ऑनलाइन जो ग्रुप है उसके ऊपर आप वो मेरे नोट्स शेयर कर दोगे जो आज का हैंड आउट है? ओके, थैंक यू। थैंक यू यार। पानी दे दो पहले, ठंडा है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो? अब आ जाए, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी? क्या चीज़? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हमने इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, हम कोई अलग से दोबारा रीइन्वेंट नहीं करना व्हील हमने। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ।
अच्छा भाई, अगर किसी ने मुझसे, क्योंकि आप तो अभी आपका वो वाला सेशन चल रहा है ना, क्या कहते हैं, शो देख के पता चलेगा आपने आना ही नहीं आना है शो में, डेमो सेशन, ठीक है ना। तो अगर किसी ने शो के बारे में कोई तफसीलात देनी है या आगे कुछ पूछना है तो दिस इज़ माय नंबर, ठीक है। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये बात कर सकते हैं कि सर जी आप हमारा पेपर पास कराएंगे भी या नहीं कराएंगे, हैं? नहीं, वर्किंग आवर में तो किस में बात करोगे, रात को तुम बात मुझसे तो करोगे नहीं, ठीक है ना। तो वर्किंग आवर के बाद मैं तो फ्री हूँगा, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ लगे होगे, मुझे थोड़ी पता है, ठीक है। भाई देखो, मुझे मैसेज डाल दोगे, मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, मेरी ऐसी कोई मसलियत नहीं है, शरीफ बंदा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसकी चीज़ की फिक्र ना करो तुम अभी, और वैसे भी रमज़ान आने वाले, तो उसके बाद तुम भी शरीफ हो जाओगे किसमें, ठीक है भाई। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये अली PDF अभी ताहिर सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले यार। अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, बट डेफिनेशन को हम पहले प्रैक्टिकली समझेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, क्या नाम है भाई आपका? माविया साहब एक हजरत है हमारे पास, और दूसरा नाम कोई और बताओ भाई। क्या चाहिए? हाँ आप अच्छा सिंगल है? अच्छा भाई आप बता दें सारे, आपका नाम क्या है ये बता दें। अब्बास। अच्छा भाई, माविया और अब्बास, ठीक है। माविया जो है एक सिंगर है, क्या है भाई? सिंगल नहीं है, सिंगर है। ठीक है, माविया साहब क्या है? एक, बोलो भाई बोलो, एक सिंगर है। अब भाई ये जो सिंगर है, अब्बास साहब के शादी हो रही थी, ठीक है ना। और भाई आप अभी इवेंट तो बनाने दो पूरा। तो अब्बास साहब ने कहा यार कोई गजल वजल होनी चाहिए, तो इन्होंने किससे कांटेक्ट किया? माविया से। उन्होंने कहा कि भाई जो सिंगिंग का इवेंट है, इधर सुन लो अभी कहानी तो पूरी होने दो भाई। सिंगिंग के इवेंट के लिए उन्होंने किससे कांटेक्ट किया? अब्बास साहब बोलो ना यार, तुम्हारी शादी हो रही है, बोल मैं रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कहा कि भाई आप मेरी शादी में आए और शादी के अंदर आप पूरे इवेंट करें, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। क्यों भाई, सेलिब्रिटी है यार, सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। बात समझ आ रही है वाली? ये क्लियर है? अब इन दोनों के दरमियान अब्बास ने माविया को क्या दी? ऑफर। अब्बास ने माविया को क्या दी? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तरफ ए लिख रहा हूँ अब्बास के लिए और माविया के लिए एम। अब्बास ने माविया को ऑफर दी, क्या दी? ऑफर। अब अगर भाई सुनते हैं ना गौर से, ठीक है ना, एग्जाम्पलों के साथ समझना भी हमने। माविया इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। माविया क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा। तो एनीथिंग जिसके अंदर ऑफर होगी, ये ऑफर गई ना अब्बास की तरफ से कि भाई आप सिंगिंग इवेंट में आए, गाना गाएं, मैं आपको क्या दूंगा? 10 लाख रुपए दूंगा। माविया इसको क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? बोलो भाई, एग्रीमेंट हो रहा है। तो अगर एक चीज जिसके अंदर ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो और
एक वर्ड और मैं लिख रहा हूं, उसको समझाता हूं। कंसिडरेशन हो। अब कंसिडरेशन क्या है? माविया प्रॉमिस कर रहा है टू सिंग इन हिज वेडिंग इवेंट। अब्बास प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा। तो देयर इज अ साइमल्टेनियस प्रॉमिस। बोलो भाई हाँ या ना? तो जिस ऑफर एक्सेप्टेंस में साइमल्टेनियस प्रॉमिस होगा, तो उस प्रॉमिस जो समथिंग इन रिटर्न, यानी आप कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जो प्रॉमिस है इस एग्रीमेंट का, उसको मैं क्या कह रहा हूं? जो प्रॉमिस है इस एग्रीमेंट का, उसको मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं? कंसिडरेशन। तो ये तीन चीजें जब मिक्स हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। यहां तक समझ आ रही है? यहां तक समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? सही है भाई? रिटर्न नहीं, रिटर्न RETURN। दोबारा बताओ क्या क्वेश्चन है भाई? देखो, ए ने ऑफर दी बी को, एम को, कि भाई अगर आपने मेरे इवेंट में परफॉर्म किया तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा? 10 लाख रुपए। ये क्लियर है? ए बी ऑफर दे रहा है एम को, एम उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ए कोई प्रॉमिस कर रहा है एम को। ए क्या प्रॉमिस कर रहा है? ए का प्रॉमिस बताओ मुझे। बोलो बोलो, बोलना जरूरी है। 10 लाख रुपए उसको पे 1 मिलियन ये दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। माविया इसके अगेंस्ट पे क्या प्रॉमिस कर रहा है? सिंगिंग सर्विस दे रहा है, परफॉर्मेंस कह लो, संग सर्विस कह लो, कुछ भी कह लो। ए कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा एम को, एम कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा ए को। ये दोनों के जो प्रॉमिस हैं, ये क्या चीजें हैं? इसको मैं कहता हूं कंसिडरेशन। क्या कहता हूं भाई? कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द एग्रीमेंट। कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जी नहीं, स्पोकन भी चलता है। ये आएंगे अभी, हम अभी जब शुरू करेंगे ना तो सारी चीजें आएंगी कि रिटर्न में होगा, बगैर रिटर्न का हो सकता है, इम्प्लाइड होता है, एक्सप्रेस होता है, सारी चीजें आएंगी अभी इसमें। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? ठीक है। तो ऐसे तमाम अरेंजमेंट जिसमें ऑफर होगी, क्या होगी भाई? ऑफर होगी और उसके अंदर एक्सेप्टेंस होगी और आपस में कंसिडरेशन मूव कर रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। अच्छा, अभी तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंचा, अभी तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंचा। तो ऐसी तमाम अरेंजमेंट जिसके अंदर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, उसको मैं क्या कह रहा हूं? एग्रीमेंट। बट मेरी जो जर्नी है वो एग्रीमेंट पे खत्म नहीं हो रही। मुझे जाना है, कहां पहुंचना है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? इसका जवाब एक चीज दे सकती है, और वो चीज क्या है? हाँ भाई, क्या देगी इसका जवाब? इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का पहले मतलब सुन लो, समझ लो और लिख लो अपने पास। ऑनलाइन वाले हजरात भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप जरा गौर से सुनना भाई। भाई मास्क उतार दो, कोरोना खत्म हो चुका है। वैसे तुम लोगों को पता है कि ये मास्क जो है ये हेल्थ के लिए खतरनाक चीज है, ये आइडिया है? ये आप लॉन्गर रन के अंदर ना पहनना। तो सीए करे तो तुम मास्क लगा लोगे? अच्छा भाई, अब यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी का टेस्ट करते हैं। अगर फर्ज कर लो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माविया बैकआउट कर जाए, परफॉर्म ना करे, सुन लो मेरी बात, अब्बास कोर्ट जा सकता है? नहीं। क्यों? भाई देखो, तुम इस चीज को समझो, एग्रीमेंट जो तुमने किया है कमर्शियल एग्रीमेंट है, तुम इसके यार दोस्त हो नहीं। अगर मेरे इवेंट में तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा? जाएगा ना, ऑब्वियस से जाओगे। कोर्ट में जा सकते हो,
जा सकते हो नहीं जा सकते भाई? आप फर्ज कर लो, अभी एक सिनेरियो को जरा ट्विस्ट कर दें। अब्बास साहब से आपने एग्रीमेंट किया, अब्बास भाई साहब मेरे भी दोस्त थे, जिस दिन इनके क्या कहते हैं शादी थी उस दिन लकीली मेरी बेटी की सालगिरह थी, उसी दिन का इवेंट मैंने आपके साथ बुक कर लिया। तो जब मैंने इनके से मुलाकात हुई तो पता ये चलता है कि अब्बास भाई को कि भाई ये तो मेरे साथ भी बुक है, तो अब इनको पता चल गया कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, तो ये किसके पास जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो हर वो अरेंजमेंट जिसमें कोर्ट जाया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। कि आप अगर ये बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं कोर्ट जाके बोलूंगा कि या तो इससे परफॉर्मेंस ली जाए या इससे कहा जाए कि मेरे जो नुकसान हुआ है इसको पूरा करें। नुकसान क्या होता है ये हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस के अंदर। बात क्लियर हो रही है? सर हाँ, अगर अब्बास जो है मार्केट में कहता है कि तुम पहले मेरे इवेंट पे परफॉर्म करो, फिर मैं तुम्हारी फीस को करूंगा। हाँ। और अगर उससे पहले वो वायलेट करता तो सभी को क्या? भाई देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको पता है कि इवेंट का सेम टाइम है और फिर भी माविया ने आपका इवेंट बुक किया हुआ है दूसरी जगह भी, तो ये आपको पहले से पता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। और अगर फर्ज कर लो आपका इवेंट हुआ, माविया नहीं आया, तो आप फिर भी कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरे इवेंट पे इनके साथ कॉन्टैक्ट था, ये मेरे पास नहीं आए, आप इनसे कहें कि भाई मुझे डैमेजेस पे करें। मुझे पैसों का ट्रांसफर, पैसों का भी ट्रांसफर नहीं हुआ भाई। आपने फर्ज कर लें माविया को 10 लाख में बुक किया था, अब माविया की जगह आपने कोई किसी को एक अर्जेंट अरेंजमेंट किया और वो 10 की जगह 15 लाख मिल गए, तो आपका कितने का नुकसान हुआ? 5 लाख। तो आप कोर्ट से बोलोगे इससे 5 लाख मुझे वापस कराए जाए। क्लियर है? और अगर ये नुकसान नहीं भी हो रहा, नहीं, नुकसान नहीं होगा तो फिर वो देखा जाएगा, कोर्ट देखेगी फिर, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा केस सुनो। अगर माविया ने परफॉर्मेंस दे दी और भाई साहब अब्बास ने पैसे देने से पलट गए, उन्होंने कहा कि शादी करके मैं तो फंस चुका हूँ, अगले दिन उन्होंने कहा मैं 10 लाख रुपए तो अब नहीं निकालूंगा, ठीक है ना। तो माविया कहाँ जाएगा? कराची में 90 तो बंद हो चुका है, तो माविया के पास कौन सा जंक्शन बचेगा? कोर्ट। तो भाई वहाँ पे फिर देने भी पड़ते हैं वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लो, इस चीज़ को समझ लो। देखो, अगर माविया के पास फोरम फॉर अपील है, वो कौन सा है? कोर्ट। अब्बास के पास फोरम कौन सा है? कोर्ट। यानी कि जो बंदा भी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो अग्रीव पार्टी, लिख लो ये वर्ड, अग्रीव पार्टी के पास जो फोरम है वो कौन सा है? कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो जिस चीज के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हैं उसको मैं कहूंगा कि वो इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है। तो क्या है भाई? तो एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरे इंस्टीट्यूट आए, आपने पैसे दिए और मैं पैसे लेके टीचिंग नहीं कर रहा, शॉर्ट हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? देखो, रोना धोना तो करोगे, वो अलग बात है। आप अगर फर्ज कर लो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से निकलोगे, अदालतें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन आपके पास नेचुरल फोरम कौन सा है? कोर्ट, ठीक है। आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए घर बनाने के या बिल्डर को पैसे दिए और वो पैसे लेके भाग गया, आप किसके पास जाओगे? पुलिस के पास। पुलिस उसको पकड़ेगी और उसके बाद कहाँ लेके जाएगी? कोर्ट। देखो, समझो ये चीज़ कि भाई देखो, तुमने अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी से आप परफॉर्मेंस चाह रहे हो, तो दूसरी पार्टी कहाँ आके परफॉर्म करेगी? वो कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म करेगी ना। तो स्टेट कह रही है कि भाई ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी कराना हमारा काम है, वो तमाम क्या होंगे? एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। याद रहेगा ये बात? ठीक है, याद रहेगी ये बात? क्लियर है? ठीक है, अब जरा डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या हुआ? सवाल मुझसे पूछ लो ना। An agreement enforceable by law is a contract. Every promise and set of promise forming the consideration for each other is an agreement. इसको मिटा दूं? लिखना तो नहीं है किसी ने? ये लिखना है भाई, लिखना है तो लिख लो, ये काम आता है, ये बाद में सारा काम आएगा तुम्हारे। लिखना है, लिख लो। मिटा दूं?
रिजवान बता दो मैं अभी कौन सा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, अभी हम इसको आगे कवर कर दें। अच्छा भाई, तो हमने क्या बात की, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या होते हैं, प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज, बोलो भाई, बोलना जरूरी है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है वाली। अच्छा देखो, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस में क्या फर्क है, इसमें दो वर्ड लिखे गए हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस तो समझ आया, उसमें सेट ऑफ प्रॉमिस कैसे होगा। देखो सेट ऑफ प्रॉमिस में फर्स्ट कर लो, आपने अपने घर की एक बिल्डिंग बनानी है, उसको पूरा घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें क्या 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 काम हो सकते हैं। एक तो सिविल वर्क होगा, स्ट्रक्चर खड़ा करना है, होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल वर्क होगा, उसमें लाइटिंग शाइटिंग ये वो, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। और क्या होगा भाई, प्लम्बिंग का काम होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हो सकता है कि आर्किटेक्ट वर्क भी हो, आपकी पूरी जो क्या कहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डेकोरेशन करना, तमाम चीज़ें, ठीक है। अब ये सारे अलग अलग काम हैं। अब मैं एक पार्टी को बोलता हूँ कि भाई ये सारे काम आपने करके देने, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, मैं आपको लमसम 3 करोड़ रुपए पे करूँगा फॉर ऑल दिस वर्क, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सेट ऑफ प्रॉमिस है भाई, ये सेट ऑफ प्रॉमिस है। स्ट्रक्चर क्या खड़ा करना है, आपने उनको नक्शा दिया भाई ये स्ट्रक्चर होगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में मुझे ये चीज़ चाहिए, जो आपने ये बल्ब लगाने हैं इस कंपनी के लगाने हैं, इस क्वालिटी के लगाने हैं, इतने वॉट के लगाने हैं। इलेक्ट्रिक वर्क बता दिया। प्लम्बरिंग में आपने बता दिया कि भाई आपने इसकी प्लम्बरिंग कैसे करनी है, क्या करना है। आपने उसका पूरा आर्किटेक्ट वर्क बता दिया कि भाई आपने इसको डेकोरेट कैसे करना है, किस स्टाइल का किचन होगा, किस स्टाइल के रूम होंगे, सही है ना, होता है ना, ऐसे ही होता है। तो इफेक्टिवली दीज आर सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें सेट ऑफ प्रोमिस हैं। तो प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, और जो सिंगल प्रॉमिस हो रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है बात। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन क्या है, वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence he is set to make a proposal। क्या मतलब हुआ इसका, देखो इस चीज को समझो पहले। अभी हमने किस चीज की बात की, किसी एक्ट के करने की। मैंने जब एग्जाम्पल दी अब्बास की, कि अब्बास ने जाके माविया को ऑफर दी, क्या ऑफर दी थी कि भाई आप मेरे इवेंट में सिंगिंग करोगे, अब मैं आपको क्या दूंगा, पैसे दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो आपने काम किया था, तो आपने जब इनको ऑफर दी थी वो किस व्यू से दी थी कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम एग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं इनको ऑफर दे रहा हूँ विद अ व्यू टू टेक हिज एक्सेप्टेंस, और अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो क्या होगा। तो ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे यही लिखा है, when one person signifies यानी show to another his willingness to do, अब ये abstain को हटाओ, with a view to obtain the assent of that other person, he is set to make a proposal। बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल abstain की, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं थोड़ा सा, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ। abstain किसे कहते हैं, मना करना। abstain किसे कहते हैं, किसी चीज से रोकना।
आपने एक अपना ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, ठीक है, एक बिस्किट कंपनी है, उसने कहा कि भाई बाबर आजम को टाइगर वालों ने हायर किया कि भाई आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर होगे, आप हमारे साथ ऐड भी करोगे और हमारे साथ इंगेज भी रहोगे। बात क्लियर है? बट उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज लाजमी होगी। वो क्या होगी? वो क्या होगी कि आप हमारे साथ अगर 1 साल तक एग्रीमेंट में हैं तो आप किसी और बिस्किट कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। लॉजिकल भी है ना, ऐसा हो सकता है कि यार वो बंदा टाइगर को भी प्रमोट कर रहा हो, ग्लू को भी प्रमोट कर दे? नहीं, दोनों हाथ से नहीं होगा। वो मार्केटिंग वाले खा जाएंगे, कहेंगे यार क्या बेवकूफ़ बना रहे। तो यहाँ पे आप उसको पैसे दे रहे हो तो उसमें एक जो पैसे दे रहे हो वो किस चीज़ के लिए दे रहे हो? एक्सक्लूसिविटी के पैसे दे रहे हो कि आप किसी और बिस्किट कंपनी के साथ इंगेज नहीं होंगे। तो ये भी आपका ऑफर ही है कि आप उसको ऑफर कर रहे हो कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, इसके अंदर ये एक्सचेंज भी करनी है आपने। बात क्लियर है? ठीक है। और ये आपकी मार्केट के अंदर 80% जहाँ पे आपके स्पेशल स्किल्स होते हैं, एक्सक्लूसिविटी क्लॉज होते हैं कि आप हमारे साथ काम करोगे, हमारे कंपटीशन के साथ काम नहीं करोगे। सिंगर का जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें, जो आपकी क्या कहते हैं लीग्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल जगह पे ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ आ रही है ऑफर की? दोबारा पढ़ लो एक बार। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal. Promise क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent. Assent किसे कहते हैं? बोलो भाई, assent किसे कहते हैं? सॉरी, अप्रूव कर दी या रजामंद हो गए। The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a proposal या offer when accepted become a promise. ये याद रहेगा, ठीक है? The person making the proposal is called the promiser, or the person accepting the proposal is called promisee. याद रहेगी भाई ये बात? तो इसमें प्रोमिसर कौन था और प्रोमिसी कौन था इस एग्जांपल में? अब्बास इज द प्रोमिसर, माविया इज द प्रोमिसी। बात ठीक है, क्लियर हो रही है? यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? सही है भाई। तो हमने अभी क्विकली तरह रिकैप करें कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ऑफर, बोलो भाई, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन को देखा, और प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। ये वर्ड याद रहेंगे आपको सारे, ठीक है? और उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ ली। कोई अब जैसे थर्ड पर्सन के बिहाफ पे प्रॉमिस कर सकते हैं, दूसरे पर्सन। थर्ड पर्सन में एग्जांपल दो मुझे। मतलब जैसे मैं किसी को बोला कि मेरा तुम्हारे लिए काम कर देगा, तो वो जब तक आपको वो बंदा एज ए एजेंट अपॉइंट नहीं करे, यू कैन नॉट आस्क के भाई वो बंदा कर देगा, ठीक है ना? मतलब मैं तुम्हें अपना एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ एंड देन तुम मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हो तो एक अलग बात है, बट तुम्हारे किसी बात से मैं बाउंड नहीं होऊंगा। तुमने किसी को जाके कमेंट किया कि शयार साहब जो है ना वो पढ़ा देंगे आपके इंस्टीट्यूट में आके, अब तुम मेरे पास है, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं पढ़ा सकता, तो वो बंदा मुझ पे केस फाइल नहीं करेगा, तुम पे कर सकता हूँ, तुमने पैसे पकड़े हो, ठीक है? सही है, यहाँ तक क्लियर है? वॉट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बात की एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आएगी? ये इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आएगी? ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब ये जो आपके पास 5 चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पूरे आगे चैप्टर्स हैं, ठीक है? क्या चीज़? फ्री कंसेंट। मैं छोटी एग्जाम्पल थे, आपको पहले एक बेसिक इसकी वो समझा देता हूँ क्या मतलब होता है, ताकि आपको जहन में बन जाए कि इस वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं? फ्री विल के साथ आपने कॉन्टेक्ट किया हो। आपका नाम क्या है? तलहा। तलहा, फर्ज कर लो मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हें कहा तुम्हारा एक घर है 2 करोड़ रुपए का, मैंने कहा यार ये 50 लाख में घर दे दो मुझे, तुम दोगे? बोलो भाई, देंगे ये घर? क्यों नहीं देंगे?
नहीं भाई, ये मेरे को वो जिगरी यार थोड़ी है 50 लाख में दे देंगे, जिगरी भी नहीं देता। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने इनको कहा कि भाई 50 लाख में घर दे दीजिए आप मुझे। अगर आप नहीं देते तो आपके घर वाले इस टाइम पे इधर निकलते हैं, इस टाइम पे इधर निकलते हैं, इस टाइम पे इधर निकलते हैं। फिर आपका क्या जवाब होगा? बात अब जरा समझो, क्या इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री विल के साथ किया? ठीक है ना, ये फ्री विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फ्री कॉन्सेंट का क्या मतलब है कि मैं और ये फ्री विल के साथ प्रॉपर तरीके से फ्री माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लिख लो अपने पास, ये छोटी छोटी एग्जाम्पल लिख लो, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पूरी दुनिया है। ठीक है, तो विल का फ्री होना लाजमी है। लिख लिया भाई? अच्छा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना लाजमी है। इस पे भी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। एग्जांपल लें, आपकी एज क्या है अभी? 19 है। आप समझ लें 2 साल पीछे चले हैं, 19 साल के हैं यार अभी ताज़े जवान हुए हैं। अब ये फर्ज कर लो 2 साल पहले आप कितने के होते? 17 के। तो उस वक्त ये क्या कहलाते हैं? माइनर। अब जब ये माइनर होते हैं, मैं इनके पास एक प्रॉपर्टी थी, अब्बा ने एक घर इनके नाम किया हुआ था, मैं इनके पास गया और मैंने जाके इनसे एग्रीमेंट किया कि भाई ये घर आप मुझे इतने पैसों में दे देंगे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है हजरत? पीछे बैठे। अहद। अहद जो हैं ये बेचारे, भाई एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये ड्रंकिन थे, मतलब चर्सी नहीं थे, चर्सी थोड़ी कहते हैं ड्रंकिन, नशे में थे। ठीक है ना, अब नशा ऐसा था कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बट इनको ये हवाओं में उड़ रहे थे। मैं इनके पास गया और मैंने इनसे इनकी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि ये जो है ना, मुझे 100 टन ऑफ शुगर जो है, मार्केट प्राइस 60 रुपये चल रही है, ये 30 रुपये पर टन पे दे देंगे, 30 रुपये पर केजी पे दे देंगे। इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने इनसे साइन कराया सही कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। तो कॉम्पिटेंट का मतलब समझ आ रहा है? ठीक है, कि बंदा होशोवास के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये पढ़ेंगे, डिटेल पूरी पढ़नी है। एग्जाम्पल से सिर्फ कनेक्ट करो अपने आप को कि क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है ना? तो अब अगर ये भाई साहब नशे में हैं किसी भी वजह से, शराफत के भी नशे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी अगर ये इनका जहन काम नहीं कर रहा तो आप इनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बात? फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होगा। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है? लीगल कंसिडरेशन। मैंने इनसे कांटेक्ट किया ताला भाई से कि भाई तुमने 4 बंदे फड़काने, मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा फड़ाने, ठीक है ना। तो अब ये तलहा जो है ये लॉफुल काम कर रहे हैं। तलहा भाई साहब ने 4 बंदे मेरे कहने में मार के आ गए, मैंने 20 लाख रुपए देने से मना कर दिया, तो क्या तलहा कोर्ट जा सकता है? 5वां नहीं है। आपको क्या लग रहा है जब मैं इनको भेज रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं? 5वां लंदन में बैठा है भाई, ये 5वां बंदा लंदन से आया है, तो आप हल्का ले रहे हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही है ना? तो 5वें बंदे को कुछ नहीं कर सकते, ये बस पुलिस वाले के, पुलिस आपकी कोर्ट नहीं आ सकते। समझो, ये जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जाके कहें कि देखो मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करना था कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो काइंडली मुझे पैसे दिलवाए जाए। कोर्ट दिलाएगी दाला तुम्हें? कोर्ट पैसे नहीं दिलवा सकती। वो तो सही कह रहा हूँ ना, कोर्ट जाएगा बेचारा ये, ठीक है ना, ये जा ही नहीं सकता। एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसको जरा होल्ड कर लो, ये जब हम पढ़ेंगे आगे पूरा एक चैप्टर है उसी वक्त मैं समझाऊंगा। तो ये आपको एलिमेंट समझ आ रहे हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस क्या बनाती है? बोलो भाई सारे बोलो। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या बनाती है? प्रॉमिस।
with consideration is a agreement with enforceability is contract. When agreements are enforceable, जब उसके अंदर ये मसाले पड़े हुए होंगे, कौन से? फ्री कॉन्सेंट, बोलो फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर ये तमाम चीजें मौजूद हैं तो आप कोर्ट पे जाके अपना केस प्ली कर सकते हैं, वरना कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगी। बात क्लियर हो रही है? जनरल रूल याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ये जहन में रखने हैं। देखो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। Therefore, following are the essential elements of contract. इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है ना? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं? अच्छा, जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ वो एग्जाम फोकस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आमतौर पे कभी कभार एग्जाम में वो आपसे बहुत बेसिक सवाल भी इसी तरह पूछता है कि भाई लिस्ट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता हो कि भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर लॉ लिखा हुआ है और उसकी जो पूरी एक्सटेंशन है वो ये है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये आपको मैंने बता दिया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये मैंने आपको अभी बताना है। फ्री कॉन्सेंट, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? कितने हैं ये टोटल कितने हैं? 8। तो 8 कॉन्ट्रैक्ट ये एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें हाईलाइट कर लो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें हाईलाइट कर लो इंटेंशन टू क्रिएट। सर आप तारिक मसूद से इंस्पायर्ड हैं? क्यों भाई, मैंने ऐसे क्या कह दिया तारिक मसूद वाला? वरना मेरे भी इतने फैन फॉलोअर यूट्यूब पे होते। वो पता है उन्हें, हर चीज रिकॉर्डिंग में थोड़ी बताऊंगा यार मैं, प्राइवेट भी होंगे ना कन्वर्सेशन कुछ। अच्छा भाई, जो मेन बात है वो लिख लो भाई। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन को हाईलाइट करो, लॉफुल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करो और लीगल फॉर्मेलिटीज को हाईलाइट करो। ये 3 मैंने जो हाईलाइट कराए हैं वो क्यों कराए हैं? वो इसलिए कराए हैं कि ये 3 चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी तमाम चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, बट ये फिर आपके आगे चैप्टर आते जाएंगे, ठीक है? ऑफर एक्सेप्टेंस पूरा चैप्टर है, फ्री कॉन्सेंट पूरा चैप्टर है, कैपेसिटी पूरा चैप्टर है, लॉफुल कंसिडरेशन पूरा चैप्टर है, ठीक है? तो जो चैप्टर नहीं है वो पूरा डिटेल हम यहीं पढ़ेंगे, जो चैप्टर है वो हम चैप्टर के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट हम अभी ले लेंगे, ठीक है? ऑफर एक्सेप्टेंस मैंने बता दिया है, ऑफर एक्सेप्टेंस मैंने बता दिया है, ठीक है? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। आप अपने आप से कोई भी एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो सेल्फ एग्रीमेंट की कोई हैसियत कानून के ध्यान में, ठीक है? आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं कि यार मैंने इस बार जो है ना पेपर पास करने के लिए दिन रात एक कर देनी है, ठीक है? उसके बाद 4 दिन में बाद ही आपने वो प्रॉमिस जो है ना, 4 दिन में क्या 6 घंटे गुजर देनी है, आपका प्रॉमिस टूट जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये इस पे कोर्ट आपको कुछ नहीं करेगा। देयर मस्ट बी डेफिनेट ऑफर एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट प्रेस्क्राइब मोड एंड बी कम्युनिकेटेड। ये तमाम चीज़ें हम अपने चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। क्लियर? ये बात क्लियर है? ये हम इस चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ रहे बोलो? क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे अभी टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ याद होनी चाहिए, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। वो याद है आपको क्या है? क्लियर? हाँ जी। सर ये जो कॉम्पिटेंट वाला फैक्टर है इसकी एज भी एक है ना फैक्टर? हाँ, जो कॉम्पिटेंट वाली इसकी एज भी एक फैक्टर है। ये फैक्टर है, एज का फैक्टर भी 18 साल से पहले वाला है, और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है? मतलब उसके बाद तुम कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और इस कॉन्सेप्ट को भाई आज हमने समझ के जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई इधर आ जाओ।
आपके क्या तमाम अरेंजमेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये सारे के सारे कोड एंटरटेन कर लेगा। कोड सबसे पहले क्या देखेगी कि इज देयर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, क्या देखेगी भाई ये कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी भी या नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी तो कॉन्ट्रैक्ट वो इन्फोर्सेबल होगा, और अगर इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बट ये कोर्ट जज कैसे करेगी? क्या आपसे पूछेगी? बोलो भाई। अगर आपसे पूछने लगी तो हर एग्री पार्टी कहेगी हाँ भाई मेरी तो लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन थी। कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी, ना किसी थर्ड पार्टी से पूछेगी, वो एक टेस्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है ना, ब्लड का सैंपल लेगी आपका और वहाँ से एक टेस्ट परफॉर्म करेगी। ठीक है, ब्लड सैंपल लेगी आपका और उसमें देखेगी कि आप जो है ना बस यहीं तक रखो, बस काफ़ी है। ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करेगी। टेस्ट क्या होगा भाई, इसको नोट कर लो अपने पास। वो एक टेस्ट करेगी। टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ये है, वो कोई एमसीक्यू का टेस्ट नहीं है, वो देखेगी कि आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या ये फैमिली के दरमियान के कोई मसले मसाइल हैं, या सोशल है, या फिर कमर्शियल है। बल्कि कमर्शियल पहले करो, या फिर सोशल है। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान में रखना है आपने। फैमिली है, कमर्शियल है या सोशल है। अब कोर्ट क्या करती है, वो कहती है कि भाई मैंने आपसे पूछना नहीं है, मैंने क्या करना है, आपसे पूछना, बोलो भाई, नहीं है। मैं प्रिज्यूम कर लूंगी खुद ब खुद कि अगर फैमिली का रिलेशनशिप है, फैमिली के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इंटेंशन है या नहीं है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है इसमें? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही भाई। एग्जाम्पल ले लेना, ऐसे नहीं आई है वहाँ भी फर्ज कर लो तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है। हम अब सुनो ना भाई, जब तक स्टोरी नहीं सुनोगे भाई ऐसे वाह नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने अपनी बेगम से प्रॉमिस किया, उसी दिन प्रॉमिस कर लिया कि यार हम यूरोप पे जाएंगे हनीमून ट्रिप पे, ठीक है। अब प्रॉमिस तो हो गया भाई, मालदार आदमी आप हल्का ले रहे हो यार। अच्छा अब इधर देखो ना, पैसे छोड़ो, मेमन तो नहीं हो ना, फिर तो सही है ना यार, वो अभी पैसे ही देख रहा है अभी। भाई साहब ने प्रॉमिस क्या किया कि यूरोप का ट्रिप पक्का। 2 दिन गुजरे, छांगा मांगा ले जाने को भी तैयार नहीं भाई साहब। कहा कि भाई मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझो इस चीज को, क्या इनकी बेगम कोर्ट जा सकती हैं? बोलो भाई, कोर्ट में जाके ये इन्फोर्स करा सकती हैं? इधर सुन लो भाई, इधर सुन लो, क्या ये कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकती हैं? क्यों नहीं जा सकती? इधर इधर क्यों नहीं आ सकती कोर्ट में? फैमिली मैटर है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। बात समझ आ रही है? आपके अब्बा ने प्रॉमिस किया, बेटा इस बार अल्लाह के वास्ते कैफ निकाल ले, मैं तुझे मोटर बाइक निकाल दूंगा या नया आईफोन दिला दूंगा, ठीक है ना। उन्होंने प्रॉमिस किया, आप पास हो गए, अब्बा पलट गए। अब जब अब्बा पलट गए तो बच्चा कोर्ट गया कि सर देखें मैंने इतनी मुश्किल से पास किया है पेपर, आईफोन आप इनको कहें मुझे दिला के दें। कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी? क्यों नहीं करेगी? बोलो भाई, बोलना जरूरी है, क्यों नहीं करेगी? बोलो ना, बोलो, बोलने में क्या जा रहा है? फैमिली मैटर है और बोलो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। तो फैमिली मैटर में कोर्ट कहेगी कि हम प्रिज्यूम करेंगे
कि लीगल रिलेशनशिप की कोई बात नहीं है। बात क्लियर है? क्लियर है बात ये वाली? समझ आ रही है? तो कोर्ट कभी भी इस तरह के जो फैमिली मैटर्स हैं उसमें इन्फोर्सिबिलिटी को नहीं देखेगी। वो कहेगी नहीं भाई ये हमारा मसला नहीं है, घरेलू मसले घर पे सॉल्व करो। वरना तो हमारी कोर्ट एक तरफ होगी, मियाँ बीवी और अम्मा अब्बा और बच्चों के झगड़े जॉल्व करते हुए खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ये क्लियर है? ये कुछ फैमिली कोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, वो जो आपके डिवोर्स के मसले, बच्चों के खर्चा कौन लेगा, वो एक अलग कहानी है। ठीक है ना, बट वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉपर्टी का जो है वो भी आता हूँ उस पर, उसी पे आता हूँ, मुझे पता था ये सवाल आएगा। ठीक है, नहीं कमर्शियल में वो अभी इसको होल्ड कर लो। इनका सवाल ये है कि क्या सारे, इसके सवाल को मैं ज़रा पॉलिश कर देता हूँ, क्या सारे फैमिली मैटर में आप कोर्ट नहीं आ सकते? आंसर इज नो। आंसर इज यस नहीं है। पहली जनरल प्रिजम्पशन क्या है भाई? प्रिजम्पशन का ये मतलब होता है, मैं तलहा को देख के समझ रहा हूँ कि बहुत नेक सिर्फ शरीफ आदमी है, लेकिन 4 दिन के बाद मैंने तलहा को ऐसी जगह देखा कि मेरा ये परसेप्शन चेंज हो गया। तो प्रिजम्पशन थी, प्रिजम्पशन बोलो भाई, प्रिजम्पशन थी, लेकिन प्रिजम्पशन चेंज भी हो सकती है। समझो इस चीज को। प्रिज्यूम मैंने क्या किया? मासूम बच्चा है, लेकिन ये मासूम नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो प्रिजम्पशन थी ये रिब्यूट हो गई। क्या वर्ड पे जरा ध्यान देना, क्या हुई? वो रिब्यूट हो गई। जो प्रिजम्पशन थी वो खत्म हो गई। तो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि फैमिली मैटर में इंटेंशन, लेकिन इसको कॉन्ट्ररी प्रूफ कर सकते हो, इसको रिब्यूट कर सकते हैं। बात क्लियर है? कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेंगे, कोई चीज बगैर एग्जाम्पल के मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट जनरल प्रिजम्पशन क्या होगी? फैमिली मैटर कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बात क्लियर है तला ये वाली? ठीक है, दूसरी चीज कमर्शियल। मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, ठीक है, आपने माविया के साथ एग्रीमेंट किया सिंगिंग का, कमर्शियल एग्रीमेंट है? कमर्शियल एग्रीमेंट है? यस या नो? सिंगिंग का एग्रीमेंट कमर्शियल है? कमर्शियल है। आपसे मैंने अपने वलीमे की कैटरिंग का एग्रीमेंट किया, कमर्शियल है? ठीक है, आपसे मैंने कहा कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरी शुगर मिल है, मैं आपको शुगर प्रोवाइड करूंगा, आप शुगर से कैंडीज बनाते हैं, आपका उसका बिजनेस है, तो मैं और आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। इज दिस अ कमर्शियल एग्रीमेंट? यस। तो तमाम कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम क्या किया जाएगा? देयर इज ऑलवेज अ इंटेंशन टू क्रिएट। तो कमर्शियल एग्रीमेंट पे कोर्ट आपसे पूछेगी नहीं, कोर्ट कहेगी कि भाई जब लीगल एग्रीमेंट हुआ है तो इसकी इन्फोर्सबिलिटी हमने इंश्योर करनी है। बात क्लियर है? ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, एक ही नेचर ऑफ बिजनेस कमर्शियल भी हो सकता है और वो आपका अदर देन कमर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, यार दोस्तों की महफिल लगी थी, एक बंदे को सिंगिंग अच्छी आती थी, उसने कहा यार तुम मेरे पास, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम आओ और पिकनिक पे सिंगिंग तुमने करनी है। वो बंदा नहीं आया, पलट गया एज यूजुअल, एक आध तो गुम हो जाता है, टोपी करा दी उसने। अब जब वो टोपी करा के निकल गया तो आप कोर्ट जा सकते हो? बोलो बोलो ना, बोलना जरूरी है। नहीं जा सकते। आपकी बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो आपको एक दिन खाना उसने आपको बना के नहीं दिया, आप कोर्ट जा सकते हैं? लेकिन अगर वो बेगम कैटरिंग भी करती है प्रोफेशनल और वहां पे खाना बना के ना दे तो कोर्ट जा सकती है वो पार्टी। समझो इस चीज को कि भाई एक ही नेचर ऑफ बिजनेस, एक ही नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे अगर उसमें कमर्शियल एलिमेंट है तो इन्फोर्सिबिलिटी होगी, अगर उसमें सोशल या फैमिली एग्रीमेंट है तो इन्फोर्सिबिलिटी बोलो भाई नहीं होगी। याद रहेगा? अब आ जाए सोशल, यहाँ पे वो मेरिट पे फैसला करेगी। कैसे? मेरिट का फैसला क्या मतलब होगा? मेरिट का फैसला ये है कि भाई मैं और अब्बास दोस्त हैं, ठीक है ना, हम दोनों की दोस्ती के अंदर, ठीक है, मेरा और इनका एक क्या कहते हैं अरेंजमेंट हो रहा है कि मैं और ये मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। गौर से सुनना इस एग्जाम्पल को। मैं और ये मिलके क्या करेंगे? प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसको जब बेचेंगे जो प्रॉफिट आएगा 50-50 शेयर करेंगे। मैं और ये क्या है? पार्टनर नहीं है भाई, सोशल दोस्त हैं, सोशल हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप जब पढ़ोगे तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ये और मैं सोशल हैं, बट कोर्ट कहेगी कि भाई दोस्तों के मसले हमें देखने पड़ेंगे वो कर क्या रहे हैं।
इस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि देयर इज एन इंटेंशन। ठीक है, मैं और ये मिलके इन्होंने प्लान बनाया कि हम दोनों नॉर्दर्न उसका ट्रिप करेंगे पाकिस्तान का। इन्होंने टिकट खरीद लिया, मैं बैकआउट कर गया। क्या कोर्ट इनको इन्फोर्स करेगी? बोलो भाई, नहीं करेगी। तो कोर्ट सोशल के अंदर मेरिट पे फैसला करेगी और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखेगी। तो फैमिली के अंदर प्रिजम्पशन क्या है? बोलो जल्दी से, हमने इसको क्लोज करना है। रिजवान, कमर्शियल एग्रीमेंट वो होता है जैसे आप फर्ज कर लें आप मैं टीचर हूँ, मैंने केयर से एग्रीमेंट किया है, तो दिस इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट। आप किसी शॉप पे जाके खाना ऑर्डर करते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट। रेस्टोरेंट पे जाके खाना ऑर्डर करेंगे, कमर्शियल एग्रीमेंट है। आप बस ट्रांसपोर्ट में जाके पैसे देते हैं, कमर्शियल है। आप जाके ग्रोसरी करते हैं, कमर्शियल है। एवरीथिंग इज कमर्शियल एक्सेप्ट जहाँ पे आपके फैमिली के मैटर्स आ रहे हो, ठीक है ना, या आपके इस तरह के मसले आ रहे हो। सोशल का मतलब ये मैं और तुम दोस्त हैं, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम बस पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, तुम इस्लामाबाद पहुँचो, मैं वहीं से तुम्हें ज्वाइन करूँगा। तुम इस्लामाबाद टिकट करके चले गए, मैंने पीछे से बैकआउट कर गया। तुमने इस्लामाबाद जाने का टिकट खरीदा होगा, 35,000 का टिकट खरीदा होगा ना कराची से। मैं पीछे हट गया, तुम कोर्ट जाके बोल सकते हो कि सर देखें दोस्त ने धोखा दे दिया है, तो ये पैसे मुझे इनसे वापस करवाएं। कोर्ट कहेगी भाई तुम्हारे अपने मसले हैं, मैं इसमें कोई एंटरटेन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपका यहाँ पे कमर्शियल एलिमेंट कुछ भी, दिस इज प्योरली अ सोशल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी। क्लियर? लेकिन मैं और तुम दोस्त हैं, हम दोनों ने एक मुश्तरका गाड़ी खरीदी और रेंट पे चढ़ाई, और हमारा अरेंजमेंट ये था कि जो भी प्रॉफिट आएगा 50% तुम्हारा होगा, 50% मेरा होगा। इज दिस एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? अगर बाद में तुमने पैसे लेके खा गए, कैन आई गो टू द कोर्ट? हाँ या ना में जवाब दो। तो देयर इज एन इंटेंशन। तो सोशल एग्रीमेंट में कोर्ट रिलेशन से पहले ये देखेगी कि आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कहती थी। क्लियर है? बात समझ आ गई? ये प्रिजम्पशन समझ आ रही है? अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, तो सर ये क्या है, जो प्रिजम्पशन हमने ली है ये हर बार अप्लाई होगी? देयर विल बी अ रिबटल कि आपकी वो चीजें कॉन्ट्ररी प्रूव भी हो सकती हैं। कैसे? फादर का अपना बिजनेस है भाई, और बेटा जो है लकीली उसने क्या किया है, सीए कर लिया कंप्लीट, और वो टैक्स प्रैक्टिशनर है। क्या है भाई? अब्बा ने फॉर्मली अपने बिजनेस से एडवाइस मांगी कि भाई मुझे इस पर एडवाइस दो। बेटे ने एडवाइस लिख के दी, ठीक है, एडवाइस दी, या पहले उसको बोला कि भाई मैं एडवाइस दूंगा लेकिन मेरे जो चार्जेस होंगे वो 1 लाख रुपए होंगे। भाई पढ़ा है मैंने यार, इतनी मेहनत की है, अगर मैं आपको एडवाइस दूंगा तो 1 लाख रुपए चार्जेस होंगे, ठीक है। अब्बा ने कहा ठीक है देखा जाएगा। अब्बा ने ओके कर दिया, 1 लाख पे हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। उसने एडवाइस दे दी। एडवाइस देने के बाद अब्बा ने बोला कि भाई मैं पैसे, अब क्या ये बेटा कोर्ट जा सकता है? बोलो भाई हाँ या ना? क्यों? देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस वाली प्रिजम्पशन का रिबटल है। नेचर बता रही है कि ठीक है अब्बा और बेटा हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके अंदर कमर्शियल एलिमेंट आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भाई। एग्जाम में मैंने पिछला जो बैच पढ़ाया था उसमें सारी एग्जाम्पलें ऐसे ही मैंने बिल्ड की थी कि भाई जब क्वेश्चन के सिनेरियो देखो तो मैं समझ आ रहा हूँ कि हम सिनेरियो कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। राव जल्दी से पढ़ें इसको। रोजेदार तो कोई नहीं है भाई आज यहाँ पे? रोजेदार तो कोई नहीं है ना? कौन है? 2 रोजे वाले थोड़ा घर गए? पीछे तो घर है यार तुम्हारा। चलो चलो इधर आ जाओ। There must be intention to legal relationship. If there is no intention, there will be no valid contract. देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है समझ आ रही है? पढ़ो, ये समझ आ रही है?
A rebutable presumption is an assumption made by a court, one that is taken to be true unless someone come forward to contest it and prove otherwise. ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये बना लिए, डायग्राम में बना लिए सारी ये। भाई अपने पास एक रजिस्टर एक पूरा प्रॉपर एक रख लो, मेरी एडवाइस है, बाकी तुम लोग की अपनी मर्जी है कि एक रजिस्टर जो बनाओ ना बी लॉ का, वो बी लॉ का ही रखो, ठीक है ना, ताकि उस पर जो लिखो वो एक सीक्वेंस में लिखा हो, लेक्चर वाइज लेके चलो ताकि वो तुम्हें आसानी हो बाद में समझने के लिए। वरना आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, 15-20 सेशन गुजर जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो फिर आएंगे वो सही से, सर वो पहले चैप्टर में आपने पता नहीं क्या पढ़ाया था, समझाया नहीं दोबारा, तो वो चक्करबाजी यही होती है आधे। हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड में भी आप लोग नवाब है ना यार, इतनी आराम से तो रिकॉर्डेड में ही नहीं है, रिकॉर्डेड के बाद भी आते हो आप। सर रिकॉर्डेड में नहीं समझ आ रही, कहाँ पे? हाँ यहाँ लीगल इंटेंशन है। देखो फैमिली का एग्रीमेंट है लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा जरा एग्जाम्पल पढ़ लो, 2 केस लॉ मैंने यहाँ दिए हैं, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। कब का केस है भाई ये? 1919 का। अ हस्बैंड वर्क ओवरसीज एंड अग्री टू सेंड मेंटेनेंस पेमेंट टू हिज वाइफ। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द कपल वर happily married. The relationship later soared and the husband stopped making the payment. The wife sought to enforce the agreement. The agreement was purely a social and domestic agreement, and therefore it was presumed that the party did not intend to be legally bound. Rose and Frank Company versus Compton Bros. डोमेस्टिक का मतलब फैमिली एग्रीमेंट है, ठीक है। The claimant and defendant enter an agreement for the supply of some carbonized tissue paper, ठीक है भाई। Under the agreement, the claimant were to be the defendant sole agent in the US until March 1920. तो क्या था भाई, क्या हो रहा है इसके अंदर? आप एक सप्लाई की बात कर रहे हैं और एक पार्टी जो है वो सोल एजेंट है दूसरी पार्टी की, ठीक है ना। The contract contain an honorable pledge clause, इसको जरा हाईलाइट कर लो अपने पास, which state that agreement was not a formal or legal agreement and shall not be subject to the jurisdiction of the court in neither England or in the US. तो आपका कौन सा एग्रीमेंट था? ये कमर्शियल था, आपका ये कमर्शियल एग्रीमेंट था, लेकिन आपने बाय फोर्स इसमें ये लिखा कि हमारी इंटेंशन किसी भी कोर्ट में प्रोटेस्ट करने की नहीं है। जब आप ये लिख दोगे तो फिर कोर्ट आपको एंटरटेन, ये कमर्शियल में रिबटल की एग्जांपल है। फैमिली की तो दे दी ना मैंने यहाँ पे, कमर्शियल में क्या होती है इंटेंशन हमेशा? बोलो भाई, कमर्शियल में इंटेंशन का क्या होती है? लीगल रिलेशनशिप करने की होती है या नहीं होती? होती है। ये एग्जांपल ये है कि आपका एग्रीमेंट तो कमर्शियल है, लेकिन आपने एग्रीमेंट के अंदर खुद ही एक्सक्लूड कर दिया कि हम लीगल रिलेशनशिप कोर्ट में जाने वाला क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो क्या कोर्ट एंटरटेन करेगी? कोर्ट एंटरटेन करेगी? नहीं करेगी। The defendant terminated the agreement early and the claimant brought an action. The honorable pledge clause, कोर्ट ने क्या फैसला दिया? The honorable pledge clause refuted the presumption which normally exists in commercial agreement that the parties intend to be legally bound by their agreement. The agreement therefore has no legal effect and was not enforceable by the court. समझ आ रही है बात ये वाली? अब ये वाली एग्जांपल पढ़ो जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का? भाई जल्दी से एग्जांपल पढ़ो। पढ़ ली? क्या मतलब निकल रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है? फर्नीचर सेल करने वाला और उसका उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई पार्टी का अपनी
तो अगर उसको बैक ऑफ करेगी तो वो लीगल रिलेशनशिप और जो इनवाइट वाला है उस पर नहीं हो सकता। अब ज़रा क्विक चेक को भी जल्दी से ख़त्म करो, बताओ क्या होगा इसमें। भाई किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी, ठीक है भाई। किसमें होगा, क्या होगा इसमें? फैमिली है लेकिन देखो इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा बट तुम फिर भी पहुंच गए, ठीक है। फैमिली लग रहा है लेकिन जब आपका डिस्प्यूट हुआ तो आपने एवरीथिंग शुड बी, आपने कहा भाई ब्लैक एंड वाइट होगी। अब आपका फैमिली, जब इसका पूरा डिटेल केस है तो ये फैमिली रही नहीं थी, ये मियाँ भी अलग हुए थे। इन्होंने जब एग्रीमेंट किया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई बेशक इसको लग तो ऐसा रहा है जैसे फैमिली का है और बेलफोर वर्सेस बेलफोर अप्लाई होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर जो भी एग्रीमेंट हो रहा है ये पूरा प्रॉपर कमर्शियल वो एलिमेंट नज़र आ रहा है। क्लियर है? तो इसका फैसला किसके हक में आया था? मिस्टर मैरिड एंड हिज वाइफ जॉइंटली ओन अ हाउस। मिस्टर मैरिड लेफ्ट टू लिव विद अनदर वुमेन, ठीक है भाई, जो एक हमारे आजकल ड्रामों में बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। दे मेड एन एग्रीमेंट दैट मिस्टर मैरिड वुड पे मिसेस मैरिड अ 40 pound monthly sum and eventually transfer the house to her. If अच्छा मिसेस मैरिड, ये उल्टा हो गया है, मिस्टर मैरिड वुड पे मिसेस मैरिड, ये उल्टा है, मिसेस मैरिड वुड पे मिस्टर मैरिड, ठीक है ना। and eventually transfer the house to her. If Mrs. Merritt kept up the monthly mortgage payments, when the mortgage was paid, Mr. Merritt refused to transfer the house. ठीक है भाई, तो जब उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की सारी की सारी, किसने? मिसेस मैरिट ने, तो भाई फिर इसका मतलब है इवेंचुअली घर उनको जाना है। फिर अब ये आपका वो घरेलू मसला नहीं है, ये फैमिली मैटर है, लेकिन इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की मौजूद है। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है भाई, ऑफर एक्सेप्टेंस समझ आ गई हमें, इंटेंशन समझ आ गई। अब आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन। इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ये आपका एमसीक्यू भी आ चुका है, इसको मार्क कर लो। क्विड प्रो क्यू का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन की जो एक जनरल डेफिनेशन है उसका ये मतलब निकलता है समथिंग इन रिटर्न। आप जब कोई ऑफर कर रहे हो तो दूसरी पार्टी को भी कोई चीज़ रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, वन वे कंसिडरेशन नहीं होगी। सर, हाँ, अगर कोई चीज़ फेवर में की जाएगी और कोई सामने से कोई दूसरी चीज़ ना मिले तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट नहीं होगा, आउटसाइड कंसिडरेशन। मतलब ये है कि फर्ज कर लो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, वॉलंटरीली दूंगा, मदद कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। सुन लो ज़रा गौर से सुन लो, मैंने आपसे एग्रीमेंट क्या किया, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आपकी मैं सपोर्ट करूँगा। 3 महीने के बाद मैंने आपको देना बंद कर दिए। कैन यू गो टू द कोर्ट? क्यों? लीगल क्या? लीगल का मसला नहीं है यहाँ पे, मेरी तरफ से कंसिडरेशन जा रही है, आपकी तरफ से क्या हो रहा है? सो देयर इज नो टू वे कंसिडरेशन, एंड व्हेन देयर इज नो टू वे कंसिडरेशन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। क्लियर है बात? कंसिडरेशन वैलिड नहीं है क्योंकि ये वन वे कंसिडरेशन आ रही है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट आपको किस बेस पे एंटरटेन करेगी? ठीक है, बात समझ रही है? ये बात क्लियर है? लॉफुल कंसिडरेशन, इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। बेनिफिट मस्ट मूव फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। बेनिफिट मस्ट मूव फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। इसको मिटा दूं?
अभी हम क्या बात कर रहे हैं भाई? लॉफुल कंसिडरेशन। पहली चीज हमने क्या की? समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब हुआ? ए ने बी को कहा कि भाई मैं अपनी गाड़ी आपको 20 लाख रुपए में बेचूंगा अगर आप तैयार हो गए। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ए की तरफ से बी को क्या जा रहा है? और 20 इन रिटर्न क्या दे रहा है उसको? कैश दे रहा है। ठीक है ना? तो समथिंग इन रिटर्न है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बेस्ट सेलर हमेशा सेलर ऑफरर हो सकता है कि भाई बी इसको ऑफर लगाए कि आप मुझे अपनी गाड़ी 20 लाख रुपए में बेच दो। तो अब ऑफरर कौन है? बी है। तो बायर भी ऑफरर हो सकता है, सेलर भी ऑफरर हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, बेनिफिट मस्ट पास फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है ना? बी, इधर सुन लो, ए बी को बेनिफिट दे रहा है कोई? क्या दे रहा है? गाड़ी दे रहा है। बी ए को क्या दे रहा है? एसेट, कैश दे रहा है। बात क्लियर है? क्या हो गया भाई? भाई रोजे तुम लोगों को रमजान में कैसे लगेंगे ये मुझे समझ नहीं आ रही वैसे। हाँ, नमाज का ब्रेक भी चाहिए। एक काम करते हैं भाई, आज पहली क्लास 6 बजे खत्म करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भाइयों का रोज़ा भी है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट। भाई रोज़ा है इनका, घर पे इनके अम्मा अब्बा ने बना के रखी होगी इफ्तारी इनके लिए। रास्ते में खुद लेके जानी है यार। इतनी मजलूमियत देख रहे हैं आप बच्चों की। हाँ यार, रोजेदार में कुछ बोल नहीं सकता, अल्लाह देख रहा है। बाद में कुछ ऐसा ना हो पलट के मुझ पे याद है। चलो एक काम करते हैं भाई, 6 बजे तक हम आज की क्लास एंड करेंगे ताकि फिर नमाज पढ़ लो। 6 बजे नमाज पढ़ सकते हैं असर की, ठीक है ना? नमाज भी पढ़ लेंगे और भाई फिर ये अपने रोजे भी इफ्तार कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लो, बेनिफिट मस्ट मूव फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यहाँ पे कहीं ये लिखा है कि बेनिफिट मस्ट मूव फ्रॉम ऑफरर टू ऑफरी या प्रोमिसर टू प्रोमिसी एंड प्रोमिसी टू प्रोमिसर। भाई जो मैं बात कर रहा हूँ और से सुनो। क्या मैंने कहीं पे ये कहा कि सिर्फ ए और बी के दरमियान ही बेनिफिट पास हो सकता है? ऐसा कहा मैंने कुछ? क्या मतलब हुआ? समझ लो अब जरा। ए ने, सुन लो भाई सुन लो, ए ने बी को कहा कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप एक काम करें 100 लोगों का 1000 लोगों का खाना बनाएं, कैटरिंग करें और सी को दे दें, सी गरीब लोगों को खिलाएगा। क्या बेनिफिट बी ए को दे रहे? बोलो भाई, हाँ या ना में जवाब दो, आवाज नहीं आ रही। क्या बेनिफिट बी से सी को जा रहा है या ए को जा रहा है? सी को जा रहा है, बट बेनिफिट पास ऑन तो हो रहा है ना। सी को मतलब सी आगे इसको दे रहे हैं, बट बेनिफिट ए को तो नहीं जा रहा, बट ए इसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो बेनिफिट मूव तो कर रहे हैं ना। तो ये नहीं हो सकता कि बेनिफिट मूव ही नहीं कर रहा, बेनिफिट मूव कर रहा है। जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोमिसर और प्रोमिसी के दरमियान बेनिफिट मूव करे, ये याद रहेगा, ठीक है? तो इस केस में भी ये वैलिड कंसिडरेशन होगी। इस पे लिख लो अपने बाद, ये वैलिड कंसिडरेशन आखिरी पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो कि आपके कानून में मना की हुई हो। क्या मना किया हुआ है कानून में? चर्च का धंधा इलीगल, और क्या? रेड एंड ब्लू, ठीक है भाई। रेड एंड ब्लू शॉप ये तुम्हारे लिए तुम्हें किसी ने बना दिया है, एक अपने तुम्हारा अपना ही कोड वर्ड है। मार्केट में ऐसा कोई कोड वर्ड नहीं है। वाइन की शॉप पे लेकिन यही होता है, क्या?
अच्छा, अल्कोहल की ओपनली आपको सेल करना मना है, ठीक है, चर्च का काम करना मना है। मैंने हाँ पाकिस्तान में पेक खाना मना है, बट अगेन ये मुल्क बाय मुल्क भी चेंज होता है। इसी तरह मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि आपने जाके घर में जाके तोड़ फोड़ करनी है, इसके पैसे दूंगा, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है। बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। आपने किसी बंदे की ऊपर न्यूज़पेपर के अंदर उल्टी सीधी बातें लिखनी है, मैं आपको पैसे दूंगा, फॉरबिडन बाय लॉ है या नहीं है, ठीक है। तो फॉरबिडन बाय लॉ बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। जब हम लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस पर और क्लैरिटी आएगी। बट फॉरबिडन बाय लॉ का क्या मतलब है, आपको जिस चीज़ से लॉ मना करे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में तो लगता है कि फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लेकिन लॉ उसको मना करता है। मसलन ये बताओ कि इम्पोर्टेड बिस्किट खाना मना है, बोलो हाँ या ना, नहीं ना। तो अगर आप अमेरिका से बिस्किट इंपोर्ट कर रहे हैं या यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, इज इट लॉफुल और अनलॉफुल, ठीक है। लेकिन अगर यही बिस्किट आप इसराइल से इंपोर्ट करेंगे तो इसराइल से आपकी कमर्शियल एग्रीमेंट है या नहीं है। सिंगिंग करना किसी बाहर मुल्क में जाके फॉरबिडन बाय लॉ है, हाँ या ना, नहीं है। इंडिया अगर पाबंदी लगा दे कि पाकिस्तान से कोई सिंगर आके यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा, देन इट्स अ फॉरबिडन बाय लॉ इन द इंडियन कोर्ट। या पाकिस्तान पाबंदी लगा दे इंडिया का कोई बंदा के यहाँ परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर फॉरबिडन बाय लॉ होगा। ये समझ आ रही है। इसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीपल चीजों के अंदर फॉरबिडन बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग बना देती है। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भाई जो भी शुगर बिकेगी वो आपने हमें देनी है, जो भी शुगर केन बिकेगा वो सब हमें आएगा, हम फिर आगे सप्लाई करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, आपने ग्रोअर को फॉरबिडन बाय लॉ कर दिया कि आप ओपन मार्केट में ये काम नहीं कर सकते। फॉरबिडन बाय लॉ समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको रोकते हैं, इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। बट माय वन रिक्वेस्ट शुड बी कि भाई आप जो पढ़ रहे हो जस्ट उसको रिवाइज करके आ जाओ, कोई अभी रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सी वाली? ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए और कहा ये कि भाई 1000 लोगों का खाना पका के सी के मदरसे में डिलीवर करा दो, सी के मदरसे में डिलीवर करा दो। तो बेनिफिट ए को पहुंच रहा है या सी को पहुंच रहा है? सी को पहुंच रहा है। तो बेनिफिट मूव करना जरूरी है, प्रोमिसर को मूव करेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो ए को बेनिफिट नहीं आ रहा उसका कुछ भी, ठीक है ना। तो बेनिफिट मूव कर रहा है, जाना किसको जरूरी है वो पार्टी आइडेंटिफाई नहीं है। क्लियर है?